हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेबीज, जिसे कि हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रो का मीन्स होता है पानी एंड फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब पानी से डर लगना। तो रेबीज का एक दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रेबीज की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, रेबीज इज अ वायरल डिसीज दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो रेबीज क्या है? वायरस से होने वाली डिसीज है, वायरल डिसीज है दैट अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब कि जिसे हम सीएनएस बोलते हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी में, साथ ही साथ मेमल्स में। इसके साथ हम बात करें तो देखिए, इट इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द वाइट और स्कार्च ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। तो क्या होते हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, तो जानवर होते हैं, अगर वो क्या होते हैं ह्यूमन की बॉडी को बाइट करते हैं, स्काच करते हैं, खरोच करते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि रेबीज डिसीज एक इंसान को हो जाती है। अगर एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट, बैट, मंकी, ये कुछ जानवर होते हैं जो कि रेबीज को कॉज करते हैं। ठीक है, रेबीज डिसीज होने के ये ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो देखिए पॉजिटिव एजेंट, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के कारण ही रेबीज डिसीज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो देखिए, 3 to 8 वीक फॉलोइंग एक्सपोजर में बी होल्ड टू मैनी ईयर्स। तो एक्सपोजर के बाद 3 से 8 सप्ताह या 4 दिन से लेकर कई वर्षों तक हो सकते हैं, इसका ये इंक्यूबेशन होता है। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद हम समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो देखिए, रेबीज वायरस इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल बाइट इन ह्यूमन बॉडी। क्या होता है कि जब इन्फेक्टेड एनिमल किसी ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने सलाइवा के थ्रू क्या कर देता है कि वायरस को इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी में। अब देखिए, एनिमल में कोई भी एनिमल हो सकता है, जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट, बैट, मंकी, लेकिन जो रेबीज इंडिया में कॉज करता है वो मेनली डॉग के थ्रू ही होता है। जो डॉग के थ्रू ही जो रेबीज है वो इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, कुत्ते के काटने से ही रेबीज इंडिया में होता है। इसके बाद अगर इसके बाद हम बात करते हैं इंसिडेंस की। तो देखिए, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ रेबीज। तो भारत में रेबीज के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। और साथ ही साथ बात करें विथ थाउजेंड ऑफ ह्यूमन डेथ रिपोर्टेड एनुअली, जो हजारों लोगों की जो हर साल मौत होती है। तो देखिए, प्राइमरली ड्यू टू बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड डॉग। तो वो क्यों होती है? इन्फेक्टेड डॉग के काटने से। जो इन्फेक्टेड डॉग है वो अगर बाइट करते हैं ह्यूमन को, तो उससे क्या होता है? रेबीज वायरस होता है, रेबीज की डिसीज होती है, जिससे हजारों लोगों की मौत हो जाती है हमारे भारत में। चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। जो रेबीज वायरस है हमारी बॉडी में एंटर होकर कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, इन्फेक्टेड एनिमल बाइट इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, इन्फेक्टेड एनिमल बोला जाए कि एक डॉग इन्फेक्टेड अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है, तो देखिए क्या होगा कि वायरस एंटर इन ह्यूमन बॉडी। तो वो क्या होगा कि वो वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा जब वो बाइट करेगा। ठीक है ना, तो जैसे ही हमारी बॉडी में वायरस इंजेक्ट हो जाता है, तो देखिए वायरस कैचेस द नर्व्स। तो जो वायरस है वो क्या करने लगता है कि नर्व्स को कैच करने लगता है, नर्व्स को पकड़ने लगता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब देखिए, वायरस स्प्रेड टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। अब जैसे ही वायरस ने नर्व्स को कैच किया, तो वो नर्व्स के थ्रू पहुंच जाएगा हमारे ब्रेन तक। ठीक है ना, कहाँ पहुंच जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा हमारे ब्रेन एरिया तक। ठीक है, फिर क्या होगा कि देखिए, वायरस मल्टीप्लाई रैपिडली इन ब्रेन। तो जैसे ही वायरस ब्रेन तक पहुंच गया है, तो ब्रेन में क्या होने लगेगा कि वायरस का मल्टीप्लाई होने लगता है, वायरस अपनी संख्या में ग्रोथ करने लगता है हमारे ब्रेन में आकर के। ठीक है, तो इसके बाद होगा क्या कि सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए अब क्या होगा कि वायरस क्या करने लगेगा कि हमारे ब्रेन में क्या करने लगेगा? इन्फ्लामेशन कॉज करने लगेगा, और साथ ही साथ ब्रेन के साथ हमारे स्पाइनल कोड को भी इन्फ्लामेशन करने लगेगा। क्योंकि जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होती है। तो दोनों को ये क्या करने लगेगा? इन्फ्लामेशन कॉज करने लगेगा, जिससे क्या होगा कि डेथ अगर भी हो सकती है, मतलब डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं इस रेबीज वायरस के कारण, अगर ये ज्यादा ब्रेन में इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है और बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, तो डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। चलिए
इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी को रेबीज की कंडीशन होती है। तो देखिए, द क्लिनिकल अकर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, तो इसको हम 3 स्टेज में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्वेसिव और प्रोडोमल स्टेज। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले रेस्टलेसनेस, बेचैनी, हेडेक, सिरदर्द, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख न लगना। इसके साथ हम सेकंड की बात करें तो एग्जिस्टमेंट स्टेज, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इस स्टेज में हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इंक्रीज रिफ्लेक्स, इंक्रीज रिफ्लेक्स मतलब अनैच्छिक क्रिया क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ मसल्स स्पार्म, मतलब कि क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है। डायलेशन ऑफ प्यूपल, मतलब जो हमारी प्यूपल होती है, जो पुतली होती है आंखों की, वो क्या होती है, फैलने लगती है, ठीक है, उभरी हुई दिखने लगती है। साथ ही साथ बात करें इंक्रीज परसिप्शन, इंक्रीज परसिप्शन मतलब कि पसीना आना, जो क्या होगा कि पसीना बढ़ना, मतलब हमारी बॉडी में पसीना बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके बाद क्या है, सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन, क्या होता है कि हमारे माउथ से सलाइवा भी देखने को मिल सकता है और हमारी आंखों से क्या होता है कि पानी भी कभी कभी दिखने लगता है, आने लगता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें फियर ऑफ वाटर, तो देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि पानी से डर भी लगने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए, मेंटल चेंजेस सच एज फियर ऑफ डेथ, एंगर, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, तो मानसिक परिवर्तन जैसे मृत्यु का डर, क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज, जो कि है पैरालाइटिक स्टेज, दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पैराप्लेगिया। पैराप्लेगिया में होता क्या है कि हमारे मैनली जो पैर होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जिससे हमें चलने में और खड़े होने में दिक्कत महसूस हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, क्रोडाप्लेगिया में क्या होता है कि एक ये लकवा का एक लक्षण है जो कि गर्दन से लेकर नीचे तक के सभी अंगों और शरीर को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कोमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है एंड कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है एंड साथ ही साथ रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे सिम्टम्स ये देखने को मिल सकते हैं अगर थर्ड स्टेज में आता है व्यक्ति, ठीक है ना, पैरालाइटिक। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, तो इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बॉडी को असेस करेंगे कि कहाँ पर एनिमल ने बाइट किया है, एनी हिस्ट्री अबाउट एनिमल बाइट, तो सभी मतलब जानवरों की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पूछेंगे पेशेंट से कि कौन से जानवर ने बाइट किया है, डॉग ने बाइट किया है या बिल्ली ने या रैबिट ने, किसने बाइट किया है, ठीक है ना। एंड स्किन बायोप्सी कर सकते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जा सकता है, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, एंड इसके बाद हम सीरम कल्चर करेंगे एंड सलाइवा एग्जामिनेशन फॉर वायरस आइसोलेशन, से सलाइवा का एग्जामिनेशन किया जा सकता है जिससे वायरस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, यूज द सेडेटिव्स टू रिलीव एंजाइटी एंड पेन, तो सेडेटिव्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एंजाइटी और पेन से रिलीफ मिल सके, जैसे कि मोरफिन 30 to 45 mg, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन, तो आईवी फ्लूइड चढ़ा सकते हैं ताकि अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनी है तो उसे दूर कर सके। इसके बाद इंटेंसिव थेरेपी इन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फेलियर, इंटेंसिव थेरेपी दे सकते हैं रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फेलियर होने पर, एंड मेंटेन क्लियर एयरवे एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो क्लियर एयरवे के लिए हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं ऑक्सीजन को। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं प्रिवेंशन, तो देखिए एडमिनिस्टर रेबीज वैक्सीन, तो हमें रेबीज वैक्सीन का जो टीकाकरण करना है, वैक्सीन लगानी है। साथ ही साथ बात करें आइडेंटिफाई द रिस्की कॉन्टैक्ट एंड इम्यूनाइज देम विथ एंटीबायोटिक वैक्सीन, तो क्या करना है, हमें जोखिम भरे संपर्कों की पहचान करना है कि कहाँ पर ये रिस्की हुआ है, कहाँ पर चोट लगी है, कहाँ पर बाइट किया है, साथ ही साथ इम्यूनाइज करना है और एंटीबायोटिक वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ बात करें आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जिसे व्यक्ति को रेबीज की डिसीज है उसे क्या करना है, आइसोलेट करके रखना है, तो लोगों से ज्यादा मिलने जुलने नहीं देना है। साथ ही साथ बात करें कंट्रोल स्टे डॉग, तो क्या करना है, हमें सभी आवारा कुत्तों पर नियंत्रण रखना है, जो भी गलियों में फैलते हैं आवारा कुत्ते उन पर नियंत्रण करना है, दूर रखना और दूर रहना है उनसे। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए वैक्सीनेट ऑल पेट एनिमल, तो सभी जानवरों का जो टीकाकरण होता है वो करें।
इसके साथ वॉश बाइट ऑफ एनिमल विथ वाटर एंड सोप डिटर्जेंट इमीडिएटली आफ्टर एनिमल बाइट। तो जानवर के काटने के तुरंत बाद पानी और साबुन या डिटर्जेंट से हाथों को अवश्य धोएं या जहां पर बाइट किया है वहां पर अच्छे से धो लें, साफ कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।